आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा विजिटर वीज़ा की। दोस्तों ये एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोग 1 या 2 रिफ्यूज़ल के बाद बिल्कुल टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद कनाडा जाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। बट आज हम जिस वीज़ा सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, वो वीज़ा 3 रिफ्यूज़ल के बाद में आया है। जो इनकी एप्लीकेशन है वो काफ़ी अच्छी थी, प्रोफाइल काफ़ी अच्छी थी, डॉक्यूमेंट काफ़ी अच्छे थे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अच्छे थे और सब कुछ कंप्लीट था। और काफ़ी इम्प्रेसिव एप्लीकेशन होने के बावजूद जो इनकी एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो रही थी। और ऐसा नहीं है कि इसी एप्लीकेशन में उनके वीज़ा के चांसेस थे, शुरू की एप्लीकेशन में भी उनके वीज़ा के काफ़ी अच्छे चांसेस थे, बट किन्हीं वजह से उनका वीज़ा नहीं आया। इस वीडियो में हम उन सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि हमने किस तरीके से इनके केस को फॉलो किया, क्या क्या हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, कैसे हमने टाइस दिखाई या किस तरीके से हमने इस केस को रिप्रेजेंट किया। दोस्तों मैं हूँ धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं जो आपके कनाडा वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा, न्यूजीलैंड वीज़ा, काफ़ी देशों के वीज़ा में काम आती है। तो उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी प्रोफाइल की। मिसेस सरबजीत कौर जी खरड़ पंजाब की रहने वाली हैं और इनकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल और काफ़ी मजबूत है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1976 है और केंद्रीय विद्यालय संगठन में एज ए पीजीटी टीचर है। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन एक प्रेस्टिजियस सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जो सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। 2007 से ये लगातार काम कर रहे हैं और लगभग 18 साल की जो इनके पास इनका जो रिकॉर्ड है, यानी कि इनकी जो नौकरी है वो काफ़ी पुरानी है। दोस्तों अब यहाँ पर काफ़ी लोग शायद इस स्टेटमेंट की वजह से थोड़े से उदास हुए होंगे और सोच रहे होंगे कि अगर इनकी सरकारी नौकरी है, पक्की नौकरी है और अगर इन्हें ही वीज़ा नहीं मिल रहा तो शायद हमारे तो काफ़ी कम चांसेस होंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है। कनाडा अलग तरीके से डील करता है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी जॉब को एक सिर्फ स्टेटस के तौर पर देखता है, एक टाइस के तौर पर देखता है और वो भी ये भी देखता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे अपलोड किए हैं, आपकी स्टेबिलिटी कैसी है, आपके फाइनेंशियल कैसे हैं, आपने किस तरीके से अपने केस को रिप्रेजेंट किया है। वो सब पॉइंट देख के ही आपको वीज़ा यहाँ पे मिलता है। दोस्तों हर रिजेक्शन के पीछे कोई ना कोई टेक्निकल वजह होती है और हर रिफ्यूज़ल में वो टेक्निकल जो रीज़न है वो वहाँ पे दिखाई भी देते हैं। हमने उस रीज़न को, उस टेक्निकल वजह को दूर किया और उसी वजह से इनका जो वीज़ा आया है। अगर इनकी फैमिली की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके फाइनेंशियल हैं और इनके टाइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो भी टीचर हैं। 2 इनके बेटे हैं। एक जो बेटा है वो कनाडा वर्क परमिट पे है और उन्हीं से मिलने इन्होंने कनाडा जाना था। दूसरा जो इनका बेटा है वो पंजाब में है, जो स्टडी कर रहा है और वो अभी छोटा है। अगर दोस्तों हम इनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छी इनकी प्रोफाइल थी। अगर हम इनकी सैलरी के बारे में बात करें तो अराउंड 13 से 14 लाख रुपए इनकी ईयरली सैलरी है, एनुअल सैलरी है और ये टैक्स पे करते हैं। अगर इनकी सेविंग की बात करें तो अराउंड 30 लाख रुपए इनके अकाउंट में था। हालांकि ये जो बैलेंस है ये काफ़ी पुराना है और काफ़ी स्टेबल एक इनके पास बैलेंस था। इससे ये जो प्रूफ होता है कि ये अर्न कर रहे हैं, अपने पास इनके जो पैसे हैं, जो बैलेंस अवेलेबल है और ये अपना जो खर्च है वो अपने आप उठा सकते हैं। और फाइनेंशियल को लेके इनकी पहले भी रिफ्यूज़ल आई थी। हर रिफ्यूज़ल में लिखा जाता था कि जो फाइनेंशियल और एसेट हैं वो इतने ज़्यादा जो है इम्प्रेसिव नहीं है और वीज़ा ऑफिसर वीज़ा नहीं दे रहा था। हालांकि हर बार इनका जो फाइनेंशियल होता था वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता था और ये फंड इनके काफ़ी पुराने हैं। अब बात करते हैं उन रिजेक्शन की जो किसी के लिए भी दिल तोड़ सकती हैं। सरबजीत जी को मई 2025 और अक्टूबर 2025 में 2 झटके लगे। हालांकि एक उनका जो रिफ्यूज़ल है उससे पहले भी जो आई थी। हालांकि अक्टूबर में हमने ही इनकी एप्लीकेशन को सबमिट किया था, बट इस एप्लीकेशन का रिजल्ट है वो काफ़ी टाइम बाद आया था। काफ़ी टाइम ये बैकलॉग में रही थी। हमने जो ट्रैवल डेट दिखाई थी वो एक्सपायर हो गई थी और उस वजह से इनका जो रिफ्यूज़ल आ गया था। बट इन्होंने हमारे काम पर भरोसा दिखाया और थर्ड टाइम भी हमारे थ्रू इन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई करने का सोचा। इन रिफ्यूज़ल लेटर में 2 स्टैंडर्ड और जेनरिक रीज़न हमने देखे। जो पुरानी अगर हम रिफ्यूज़ल्स की बात करें तो सबसे पहले था पर्पस ऑफ विजिट। यहाँ वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं था कि जो इनका मकसद है वो सिर्फ टेम्परेरी स्टे है। अक्सर ऐसा तब होता है जब आपका जो ट्रैवल प्लान है वो बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करे या आपने बताया ना होगा कि आप किस वक्त जाओगे, जाना क्यों ज़रूरी है,
कब वापस आओगे? ऑफ़िसर को लगता है कि शायद आप वहाँ जाकर सेटल होना चाहते हैं और इसी वजह से वो आपकी जो टेम्परेरी स्टे है वो उससे मैच नहीं करता और वीज़ा ऑफ़िसर पर्पस ऑफ विज़िट को रिफ्यूज़ल में आपके रीज़न में दे देता है और आपको रिफ्यूज़ल आ जाती है। दूसरा जो इनका रीज़न आ रहा था वो एसेट एंड फाइनेंशियल सिचुएशन था। सबसे हैरानी वाली बात है कि वीज़ा ऑफ़िसर को लगा कि शायद इनके जो एसेट और जो इनके फाइनेंशियल हैं वो ट्रैवल को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसका इम्प्लीकेशन ये निकलता है कि ऑफ़िसर को आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी और जो आपका बैंक बैलेंस है उस पर शक है। ज़रा सोचिए कि अगर एक सीनियर पीजीटी टीचर जिन्हें 18 साल का एक्सपीरियंस है, जिनकी जो मंथली सैलरी है वो 1 लाख से ज़्यादा है, उन्हें फाइनेंशियल इनसफिशिएंसी का टैग मिला। दोस्तों, ये एक कड़ी रियलिटी है जो हमें ये सिखाती है कि आईआरसीसी सिर्फ आपके बैंक बैलेंस अकाउंट को नहीं देखती बल्कि उस बैंक बैलेंस का सोर्स देखती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमने किस तरह से इनके केस को रिप्रेजेंट किया। इस बार हमने कवर लेटर को फॉर्मल लेटर नहीं बल्कि एक इमोशनल रोड मैप की तरह पेश किया। हमने वीज़ा ऑफिसर को ड्राई फैक्ट नहीं बल्कि सरबजीत जी की पूरी सिचुएशन को एक कहानी के तौर पर महसूस करवाया। हमने हर एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, जैसे कवर लेटर है जिससे वीज़ा ऑफिसर को इनकी प्रोफाइल विजिबल हो, लेटर ऑफ इंटेंट है जिससे कनाडा जाने का पर्पस क्लियर हो, टाइस डिक्लेरेशन लेटर है जिससे इनके टाइस विजिबल हो, जस्टिफिकेशन लेटर है जिससे वीज़ा ऑफिसर को इनकी जो रिसेंट रिफ्यूज़ल आई थी उसके बारे में इनका पर्सपेक्टिव नज़र आए। हमने हर एक डॉक्यूमेंट को डिटेल में प्रेजेंट किया। यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट होना अलग बात है, उन डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करना अलग बात है। हमने हर एक पॉइंट को क्लैरिफाई किया जिससे वीज़ा ऑफिसर को इनकी एप्लीकेशन में ईमानदारी लगी और वीज़ा ऑफिसर में इनकी जो एप्लीकेशन है उसे देखकर एक पॉजिटिव नोट की तरफ उन्होंने जो प्रोसेसिंग की जिससे इनका वीज़ा आया है। दूसरा, हमने इनकी फाइनेंशियल ट्रायल को दिखाया। 30 लाख के लिक्विड फंड के साथ साथ हमने उनका सोर्स ऑफ इनकम, उनके हस्बैंड की सैलरी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हमने यहाँ पे लिंक क्रिएट किया। इनकी जो सैलरी है, इनके जो आईटीआर हैं, सब कुछ हमने अपलोड किया। इसका मेन मकसद था कि ऑफिसर को इनके फंड्स अवेलेबिलिटी और फंड्स ट्रेल को लेके 1% भी कंफ्यूजन ना रहे। जब ऑफिसर को सब कुछ एक ही ग्लांस में दिख जाता है तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो एप्लीकेशन पे लेके एप्लीकेंट पे लेके काफ़ी बढ़ जाता है और उन्हें वहाँ पे अप्रूवल देखने को मिलती है। हालांकि जो इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल थी उनमें इनसफिशेंट एसेट्स को लेके रिफ्यूज़ल थी और उस वजह से भी हमने यहाँ पे काफ़ी इनकी जो एप्लीकेशन है वो उस तरीके से ही प्रिपेयर की थी कि जिससे वो पुरानी रिफ्यूज़ल्स को ओवरशैडो कर सके और वहाँ पे वीज़ा आ सके। सबसे बड़ा सवाल था कि वापस क्यों आएंगे, तो हमने 3 एंकर्स को पेश किया जिससे वीज़ा ऑफिसर इनकी एप्लीकेशन के बारे में समझ पाया और उनके टाइज को समझ पाया। सबसे पहला था प्रोफेशनल टाइज। हमने मेंशन किया कि 18 साल से ये सरकारी नौकरी पे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये जॉब आती है और ये सिर्फ एक जॉब नहीं है बल्कि बरसों का, सालों का एक कैरियर है जो अब स्टेबल है और इन्हें स्टेबल एक इनकम मिलती है। और हमने हाईलाइट किया कि पेंशनेबल जॉब है, पेंशनेबल पोजीशन है और कोई भी इंसान विजिटर वीज़ा के लिए इसे छोड़ नहीं सकता। तो दूसरा, हमने इनकी फैमिली के बारे में बताया कि जो इनका छोटा बेटा है वो इंडिया में है, इनके जो हस्बैंड है वो इंडिया में है, जो इनके पेरेंट्स हैं वो इंडिया में है। हमने टाइज को लेके काफ़ी कुछ यहाँ पे दिखाया। हमने जो इनका छोटा बच्चा है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई कि अभी माइनर है, पढ़ाई कर रहा है और परवरिश के लिए जो जिम्मेवारी है वो इन्हीं के ऊपर है, डिपेंडेंट माँ बाप हैं, सब कुछ हमने यहाँ पे दिखाया। इसके साथ साथ हमने इनकी प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यूएशंस के बारे में बताया कि जिससे वीज़ा ऑफिसर ज़्यादा क्लियर हो सके कि जो इनके पास वापस आने के काफ़ी रीज़न है और उन्हें ये वीज़ा इस शायद मुझे लगता है कि शायद इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइस हैं और उसकी वजह से भी इन्हें ये वीज़ा मिला है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे फाइनल एडवाइस की बात करूँ तो ये वीज़ा हमें 22 जनवरी 2026 को मिला था, क्योंकि इनके पास आईआरसीसी का अकाउंट था जो हमने फाइल सबमिट करते वक्त इन्हें दिया था। किन्हीं कारणों से ये चेक नहीं हो पाया और हमें भी 1-2 दिन पहले ये पता चला है कि इनका जो वीज़ा है वो आया है। दोस्तों 3 रिफ्यूज़ल के बाद में वीज़ा आ सकता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केस है, काफ़ी केस हैं जिनमें कई रिफ्यूज़ल के बाद में वीज़ा आता है। जब आपकी रिफ्यूज़ल आती है तो वहाँ पे रीज़न होते हैं, टेक्निकल रीज़न हो सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट आपने सही ढंग से अपलोड नहीं किए, प्रेजेंट नहीं किए, तो काफ़ी तरह के रीज़न होते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर उन पॉइंट्स को लेके आपको नो बोलता है, बट नो का मतलब ये नहीं है कि आप उस कंट्री में दोबारा नहीं जा सकते। आप दोबारा अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, टाइस दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो सब कुछ आप एक अच्छे तरीके से अगर करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर एक पॉजिटिव तरीके से ही इस एप्लीकेशन को मानता है और पॉजिटिव तरीके से ही इस एप्लीकेशन पे
पे रिजल्ट देता है। दोस्तों अगर आपकी रिफ्यूज़ल है, आप अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप सेम तरीका यूज़ करोगे जैसा आपने पहले किया, तो शायद वीज़ा के चांसेस नहीं होंगे, सेम आपकी रिफ्यूज़ल आ सकती हैं। अगर अप्लाई करना है रिफ्यूज़ल के बाद, तो आपको सारी गलतियाँ जो आपकी पुरानी एप्लीकेशन में थी, पहले एप्लीकेशन में थी, उन सब को ठीक करना होगा। ठीक करने के बाद ही आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस चैनल पे आए हैं और जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।